नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। खबरदार में आइए सबसे पहले खबरों को हम खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा टल गया या पीक अभी बाकी है? अगर संक्रमण का पीक अभी आना बाकी है तो आपके राज्य या शहर में किस तारीख को पीक आ सकता है? इन सवालों का खटका हर किसी के मन में है। देश का हर परिवार इस समय कोरोना मैनेजमेंट कर रहा है, बच बच कर जी रहा है और इसीलिए कोरोना की पीक की तारीख बताने वाली डेट शीट हर परिवार के लिए जरूरी है। तो आज हमने एक्सपर्ट्स की मदद से ये डेट शीट तैयार कर ली है। अब तक ये कहा जा रहा था कि कोरोना का पीक जनवरी के आखिरी हफ्ते तक आएगा, लेकिन भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है। हमारे देश के अलावा अलग अलग देशों की बराबर और स्थिति बहुत जटिल है। हमारे राज्यों और बड़े शहरों में कोरोना संक्रमण का पीक अलग अलग तारीख को संभावित है। आपके इलाके में कोरोना संक्रमण से पीछा कब छूटेगा, कब स्थिति सामान्य होगी, इस पर हमारा फोकस रहेगा। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मार्च के तीसरे हफ्ते तक यानी होली से पहले देश में स्थिति सामान्य होगी या नहीं। हमारे देश में अब तक 12 से 15 साल तक के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मार्च से इन बच्चों को वैक्सीन लगाने का प्लान है। वैक्सीनेशन पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने ये जानकारी दी है। हम आपको ये बता दें कि भारत में 3 जनवरी 2022 से 15 से 17 साल तक के किशोरों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और सिर्फ 13 दिन में ही 15 से 17 साल की उम्र वालों में से 45% अपनी पहली डोज लगवा चुके हैं। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके एक विशेष घोड़े विराट को आर्मी चीफ का प्रशंसा पत्र मिला है। विराट पिछले 13 सालों से प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का चार्जर यानी कि मुख्य घोड़ा है। ये सौभाग्य रेजिमेंट के चुनिंदा घोड़ों को ही मिला है। आज इस सम्मानित घोड़े पर हम एक विशेष और ज्ञानवर्धक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया। 83 वर्ष के जीवन में पल पल शास्त्रीय नृत्य और संगीत को जीने वाले बिरजू महाराज एक बहुआयामी कलाकार थे। उन्हें कई वाद्य यंत्रों पर महारत हासिल थी। अच्छे गायक, कवि, चित्रकार भी थे। आज दिन भर पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज भारत के दिलो दिमाग में ट्रेंड करते रहे। उनकी कला, उनका काम, उनका योगदान अमर रहेगा। हमारे देश में अब इस बात पर चर्चा होने लगी है कि क्या कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है और ये सवाल भी कि जो एक्सपर्ट्स कोरोना का पीक जनवरी के अंत में बता रहे थे, क्या उनका आकलन गलत सिद्ध हो गया? इसका एक कारण यह भी है कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी कम हो गई। पिछले करीब 3 हफ्तों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी थी, लेकिन ताजा आंकड़ों ने एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में कोरोना के 2,58,000 संक्रमित मिले। 385 लोगों की मौत हुई। कोरोना के नए मामलों का जो पैटर्न अभी तक चल रहा था उसमें हर दिन केस बढ़ रहे थे, लेकिन पिछले 4 दिनों से नए संक्रमितों की संख्या 2.5 लाख के पार जरूर है। 3 दिनों के मुकाबले आज कोरोना के नए केस 5% कम हो चुके हैं। हालांकि हमारे देश में संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 19.65% हो चुका है। तो आज का डेटा यह बताता है कि कोरोना टेस्ट में संक्रमित पाए जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है क्योंकि पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है, लेकिन इसमें विरोधाभास यह है कि कोरोना संक्रमित लोग कम हुए हैं। तो क्या यह माना जाए कि कोरोना टेस्ट कम होने के कारण से ऐसा हो रहा है? क्या अब तक के सारे अनुमान जमीनी स्थिति से बहुत दूर हैं? हमारे देश में पिछले 24 घंटों में केवल 13,13,000 लोगों का ही कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 2,58,000 संक्रमित मिले। 15 जनवरी को 2,68,000 से ज्यादा संक्रमित मिले थे और टेस्ट हुए थे 16,13,000 लोगों के। मतलब ये पैटर्न क्या है? हमारे देश में कोरोना की स्थिति पर जो डेटा हमने आपको दिखाया उससे यह पता चलता है कि आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस के बाद कोरोना टेस्ट में काफी कमी आई है। टेस्टिंग लक्षण उभरने पर हो रहे हैं, किसी संक्रमित के संपर्क में आने पर टेस्ट नहीं हो रहा और इस कमी का कारण कोरोना संक्रमितों की संख्या पर असर है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है। सवाल यह है कि अगर कोरोना के साथ आंकड़ेबाजी का खेल खेला जा रहा है तो असली स्थिति क्या है? आप सब ये जानना चाहते हैं कि कोरोना की लहर से छुटकारा हमें कब मिलेगा और इसीलिए हमने कोरोना की पीक की डेट शीट तैयार की है। हमने एक्सपर्ट से बात की है ताकि मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर आपको बताया जा सके कि आपके राज्य या आपके शहर में कोरोना संक्रमण का पीक किस तारीख को आएगा।
नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, दो गज की दूरी, घर में कैद रहने की मजबूरी, सब नाकाफी साबित हो गया। पिछले 4 दिनों से देश पर कोरोना संक्रमण की ढैया चल रही है, यानी औसतन 2.5 लाख केस आ रहे हैं और इस ढैया में हर दिन 200 से 400 लोग मारे जा रहे हैं। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से आ रहे आंकड़े आपको भ्रम में डाल रहे हों। दरअसल कोरोना संक्रमण की जांच की नई गाइडलाइन ने रफ्तार तो रोकी है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है। मतलब ये कि पीक आने वाला है। अब सरकार कहती है कि बिना लक्षणों वालों को, चाहे वो कम्युनिटी सेटिंग में हो या जो कंफर्म केसेस के कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका प्रैक्टिकल मायने यह हुआ कि अब कोविड-19 के जो डेली न्यू कोविड-19 केसेज हैं वो कम आने लगे हैं। हमें इसका अर्थ यह नहीं निकालना होगा कि अब कोविड-19 के केसेज कम होने लगे हैं। यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि टेस्टिंग का जो ग्रुप था वो कम हो गया है। इस स्टेज पर ऑफ पेंडेमिक पर, जब इस पेंडेमिक की इस स्टेज पर जब टेस्टिंग की पॉलिसी में बदलाव हुआ है, तो डेली न्यू कोविड-19 केसेज एक सही पैरामीटर नहीं है पेंडेमिक को ट्रैक करने का। उससे बेहतर पैरामीटर होगा कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट उस शहर या राज्य में क्या है। तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को अब हमें पेंडेमिक के पीक को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पिछले एक हफ्ते के अंदर भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी हुई है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 16 लाख से ऊपर हो गई है। फिर भी अगर हम ये मान लें कि देश में कोरोना संक्रमण का पीक जा चुका है, तो ये हमारी भूल है। भारत में कोविड हमारे अंदाज से फरवरी के अंत तक लगभग समाप्त हो जाएगा। सर, राज्यों को लेकर आपकी जो रिसर्च है उसमें कौन कौन से राज्य हैं जो पीक को पार कर चुके हैं और किनको आप ज्यादा प्रभावित अभी देख रहे हैं? अभी कोई राज्य, बड़ा राज्य में निश्चित रूप से कोई अभी पीक को पार नहीं किया है, लेकिन अगले एक हफ्ते में कई राज्य हमारे अनुसार अपने पीक को पार करेंगे। उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश या कई अन्य राज्य भी शामिल हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में देश में कोरोना संक्रमण का पीक होगा। IIT कानपुर के सूत्र मॉडल के हिसाब से यही रिपोर्ट है। चलिए हम आपको पीक की डेट शीट बता देते हैं। देश में कोरोना संक्रमण का पीक 23 जनवरी तक आएगा, जिसमें करीब 7,20,000 केस रोजाना आने की बात कही गई है। हालांकि कोविड टेस्ट को लेकर नए नियमों के आने के बाद ये स्थिति आंकड़ों में 4 लाख केस प्रतिदिन दिखाई दे सकती है। जिस रेट से अभी कोरोना का केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे कि लगभग रोज के 2.5 लाख से 3 लाख केसेस आ रहे हैं, अगर इसी रेट से केसेस बढ़ते रहे, जैसे कि हमें पता है ये ओमिक्रॉन वायरस जो है, वेरिएंट जो है वो बहुत ज्यादा ही तेजी से फैलता है, तो इसी तेजी से फैलता रहा तो लगभग जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक तक हमारा पीक आने की संभावना है। और फिर जैसे ही पीक आता है, फिर केसेस कुछ हफ्तों के बाद केसेस घटने भी शुरू हो जाते हैं और लगभग मार्च 15 तक, मिड मार्च तक जो है सारे जो पीक जो आया है वो थर्ड वेव डिक्लाइन होने की संभावना है। देश के महानगरों के बारे में सूत्र मॉडल का आकलन अभी तक सटीक नहीं रहा है। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि कोविड टेस्ट को लेकर जो नई गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उसकी वजह से टेस्ट कम हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में कोरोना संक्रमण का पीक 15 और 16 जनवरी को बताया गया था। सूत्र मॉडल के आकलन के हिसाब से 45,000 मरीज पीक के समय आने थे, लेकिन पीक के समय संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 28,000 के आसपास ही रही। मुंबई में कोरोना का पीक 12 जनवरी आंका गया था। कोरोना के केस को लेकर ये आकलन करीब 72% तक सही पाया गया। कोलकाता में संक्रमण का पीक 13 जनवरी बताई गई थी और ये आकलन करीब 70% तक सही साबित हुआ था। बेंगलुरु में कोरोना संक्रमण का पीक 22 जनवरी को आएगा। आकलन है कि उस दौरान 30,000 केस प्रतिदिन आएंगे।
एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि घटते हुए कोरोना वायरस के नंबर्स को देखकर हम ये बिल्कुल भी कंक्लूड नहीं कर सकते कि पैंडेमिक खत्म हो रहा है। जब से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के गाइडलाइंस बदले गए हैं, तब से पूरे देश में बहुत ही कम टेस्टिंग हो रहे हैं। ऐसे में सिर्फ पॉजिटिविटी रेट को देखकर ही ये बताया जा सकता है कि इस समय हमें रिलीफ मिलेगा या और भी केसेस इंक्रीज होंगे और हॉस्पिटलाइजेशंस और डेथ्स इंक्रीज होंगे। सूत्र मॉडल ने दूसरी लहर के दौरान सटीक भविष्यवाणी की थी। हालांकि तब कोरोना संक्रमण की लहर को काबू करने या मरीजों की पहचान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दिया गया था। राज्यों को लेकर जो आकलन अब सामने आया है, उनकी तारीखों में फेरबदल नहीं हुआ है, लेकिन केस के मामले में बदलाव है। और इस वक्त हमारे साथ आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर मणीन्द्र अग्रवाल जी लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अग्रवाल नमस्कार, बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए। आपने जो अपनी गणना के अनुसार जो डेट शीट दी है, जो चिंता करने वाली बात बताई है सर, वो क्या है? हमारी गणना के अनुसार अभी कई जगहों पे, जैसे बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच के अब संख्या कम होनी चाहिए और अगले 1 से 2 हफ्तों में लगभग सारे प्रदेशों में ये पीक करेगा और तब तक थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। भारत में भी तभी पीक करेगा और जनवरी के बाद के फरवरी के महीने से संख्या तेजी से कम होगी, तो जनवरी को थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और दिल्ली मुंबई में तो केसेस सर कम आ रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि पीक यहाँ पर निकल चुकी है या अभी पीक आनी बाकी है? नहीं, पीक निकल चुकी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तीनों शहरों में पीक निकल चुकी है। पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहे हैं सर, ये क्या संकेत है? ऐसा क्यों? देखिए, वो तो आईसीएमआर की गाइडलाइन बदल गई हैं कि केवल सिम्टोमेटिक लोगों को ही टेस्ट करें, तो निश्चित रूप से पॉजिटिविटी रेट बढ़ेगा उस समय, क्योंकि तब आपकी संभावना ज्यादा होती है कि किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को आप टेस्ट पॉजिटिव करें। तो पॉजिटिविटी रेट बढ़ने से आश्चर्य की बात नहीं। हाँ, इससे एक और चीज जो होगी कि जितने आप पहले टेस्ट करते थे, ज्यादा करते थे, तो आपको पॉजिटिव संख्या ज्यादा मिलती थी। अब उतनी संख्या नहीं मिलेगी, तो संख्या कम हो जाएगी, लेकिन जो कर्व का शेप है वो छोटा हो जाएगा, लेकिन बदलेगा नहीं। तो इसलिए जब छोटा कर्व भी बताएगा, इसका मतलब है कि वास्तविक कर्व भी तब पीक कर रहा है और उसके बाद जब छोटा कर्व नीचे आएगा तो इसका मतलब वास्तविक कर्व भी नीचे आ रहा है। जो बिना लक्षण वाले मरीज हैं सब, वो उनके टेस्ट नहीं हो रहे हैं। अब ये कि अगर आप में लक्षण नहीं है तो आप टेस्ट मत करवाइए। तो इसमें और जमीनी हकीकत में आपकी गणना से कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल अब बदलाव आ रहा है। तो इसमें एक्चुअली एक और आश्चर्य की बात हमने देखी कि आईसीएमआर की गाइडलाइन तो 10 जनवरी को आई हैं और अभी कई राज्यों में इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई है, लेकिन ऐसी जगहों पे भी जो हमारी गणना के अनुसार जितने संख्या आनी चाहिए थी उससे कहीं कम पे आ रही है। इसका मतलब यह है, जो हमें लग रहा है, कि बहुत सारे लोगों को अब ये उनको एक विश्वास हो गया है कि ये कोरोना, ये वाली वेव जो है ये घातक नहीं है, थोड़ा बहुत बुखार जुकाम होकर ठीक हो जाते हैं, तो उनको होता भी है तो टेस्ट नहीं करा रहे हैं, तो अपने आप पैरासिटामोल खा के घर पे रह के ठीक हो रहे हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी जो गणना के मुकाबले कहीं कम नंबर दिख रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण दूं, हमारी गणना के हिसाब से दिल्ली का उच्चतम स्तर करीब 45,000 केस होना चाहिए था, लेकिन 22-23 हजार पे ही पीक कर गया दिल्ली और अब नीचे आ रहा है। भारत का हमारा संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन मुझे लगता नहीं भारत में 3-3.5 लाख शायद अधिकतम स्तर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर हम दक्षिण अफ्रीका की प्रोफेसर साहब बात करें तो वहां 50 दिनों में कोरोना आया, ओमिक्रॉन आया, पीक पर गया और 50 दिनों में वो खत्म हो गया। क्या यही पैटर्न हम हमारे देश पर भी लागू करें, उसी तरह से देखें? जी, एग्जैक्टली यही पैटर्न हमारे देश में लागू करेगा। 50 नहीं तो 60 दिन आप ले लीजिए, तब तक समाप्त हो जाएगा। मतलब फरवरी के अंत तक जी हमारी गणना आकलन है कि ये समाप्त हो जाएगा भारत में। सर, 2 तरह की राय हमारे देश में चल रही है।
एक लोग हैं जो बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से कोरोना को ले रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं, और दूसरे कह रहे हैं कि देखो ही मत, देखो ना एटीट्यूड, कि कोरोना नहीं है, अपनी जिंदगी जीते रहिए। ये क्या नुकसान पहुंचाता है हमें? इसमें दोनों ही पक्ष हैं, और मैं थोड़ा गणितज्ञ हूं, तो जी। हर पक्ष को मैं अच्छी बातें ढूंढ लेता हूं, तो इसमें दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह सही हैं। एक पक्ष जो कि कहता है कि कोरोना के बारे में सोचो ही नहीं, उनका ये रहता है कि भाई कब तक परेशान रहेंगे, अपनी जीवन हमें आगे चलाना है, कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है, उसके साथ रह के हमें जीना सीखना है, तो अब ज्यादा उसके बारे में चिंता करना छोड़ दो, अपना काम करो। जो दूसरा पक्ष है वो कहता है भाई हमें अपना परिवार स्वयं को बचाना है, हमें ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो हमारे जीविका पे, परिवार के ऊपर असर पड़ेगा, तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोनों सही हैं जी। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हम सबको दोनों ही पक्षों से कुछ प्रभावित होके काम करना चाहिए। लेकिन सर अब हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं, और वो कंफ्यूज इसलिए हो गए हैं कि दिल्ली मुंबई में केसेस कम हो गए, लेकिन वो आपने अपने आंकड़ों के हिसाब से हमें एक दूसरी बात बता दी कि टेस्ट कम हो रहे हैं, इस वजह से ये हो रहा है। और दूसरी तरफ क्या दिल्ली मुंबई का पैटर्न हम देश पर भी देखते हैं? एक पहली बात तो संख्या कम हो गई, जिसको कहते हैं टेस्ट कम होने की वजह से हम स्केल डाउन वर्जन देख रहे हैं, जो कर्व होता वास्तविक उससे, लेकिन कर्व का पीक वही लगभग वहीं पे है, और जब हम स्केल डाउन वर्जन में नीचे जाता देख रहे हैं तो वास्तविक कर्व भी नीचे ही जा रहा है। और जहां तक अन्य जगहों का सवाल है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में हुआ, वहां पहले ये वेव प्रारंभ हुई, तो अन्य जगहों पर भी अब प्रारंभ थोड़े कुछ समय के पश्चात ये वेव शुरू हुई है, तो वहां भी उसी प्रकार का पैटर्न होगा। क्योंकि देखिए कहीं भी इस समय लॉकडाउन नहीं लगा जी। लॉकडाउन न लगने का एक ये फायदा कह सकते हैं कि खासतौर से जब ये वेव ज्यादा नुकसान नहीं कर रही, इनफेक्ट ज्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा, कि बड़ी तेजी से संख्या बढ़ती है और उतनी तेजी से घटती है, और कुछ ही समय में वेव समाप्त हो जाती है। अगर आप जैसे पहली वेव की तरफ ध्यान दें, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो कई महीनों वेव चली। तो इस बार क्योंकि लॉकडाउन नहीं है, इसलिए तेजी से हर जगह वेव बढ़ेगी और तेजी से कम होगी। सर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, 5 राज्य हमारे ऐसे हैं जहां चुनाव के लिए हम जा रहे हैं। आपकी गणना क्या इन राज्यों के लिए अलग है? क्या ये खतरा पैदा कर सकती है, या ये जो पैटर्न है पूरे देश में एक तरह से जा रहा है? हालांकि चुनाव आयोग ने अब रैलियों पर रोक भी लगा दी। जी, इसमें मैं चुनाव की रैलियां थोड़ा तेज संक्रमण तो फैलाएंगी ही निश्चित रूप से, लेकिन इससे हमारे आकलन के अनुसार कोई बहुत अधिक बदलाव नहीं आएगा। हमने दूसरी वेव के दौरान 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उनकी एनालिसिस करी और ऐसे 11 राज्यों के साथ कंपेयर किया जहां पे चुनाव नहीं हुए थे, और दोनों ही जगह ग्रुपों में देखा कि किस प्रकार से डेल्टा वेव बढ़ी, तो हमें कोई स्टैटिस्टिकली विशेष अंतर नहीं मिला दोनों में। तो इसका मतलब यह है कि रैलियों से अंतर तो पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। सर आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या कोरोना, ओमिक्रॉन, डेल्टा का खतरा हमारे देश पर से टल गया है, या अभी हमें और भुगतना है? देखिए डेल्टा तो हमारे यहाँ लगभग समाप्त ही हो गया है, क्योंकि हम सब में डेल्टा के विरुद्ध इम्यूनिटी आ चुकी है। ओमिक्रॉन जरूर अभी सब थोड़ा बहुत तेजी से फैल रहा है, और अच्छी बात यह है 2 चीजें, एक तो इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहे ज़्यादा, बहुत कम लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, और उसका मुख्य कारण यही है 2 चीजें कि हमारे वैक्सीनेशन काफ़ी लोगों में हो चुका है, इसके अलावा डेल्टा के समय संक्रमित होके लोग ठीक हो चुके हैं, उनके अंदर भी इम्यूनिटी है। तो इस वेव के बाद ओमिक्रॉन के विरुद्ध भी इम्यूनिटी लगभग सब में आ जाएगी, जिसका कि फिर हम कह सकते हैं फायदा हमें ये मिलेगा कि जी, ये दोनों म्यूटेंट तो परेशान नहीं करेंगे। अब भविष्य में कोई एक नया ही आ जाए तो उसके बारे में कह नहीं सकते। फिर से डरा दिया आपने कि भविष्य में नया वेरिएंट आ जाएगा। यही बहुत खतरनाक बात है। बहुत धन्यवाद
प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल हमसे बात करने के लिए। सर, बहुत धन्यवाद, आज तक के लिए आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। 3 जनवरी से हमारे देश में 15 से 17 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई थी और अब एक और खुशखबरी आ गई है। आने वाले समय में 12 से 15 वर्ष के उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन दिए जाने का रास्ता साफ हो गया। मार्च से 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन मिलने लगेगी, लगने लगेगी। वैक्सीनेशन पर यह नई जानकारी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI के प्रमुख NK अरोड़ा ने दी है। NTGI ने जनवरी के अंत तक 15 से 18 वर्ष तक के सभी 7 करोड़ 40 लाख बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज देने का लक्ष्य रखा है ताकि फरवरी में सभी को दूसरी डोज लगाई जा सके। इसके बाद मार्च में 12 से 15 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जाएगी। 3 जनवरी को वैक्सीनेशन के लिए 15 से 18 वर्ष तक के 50 लाख से ज्यादा किशोरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। वैक्सीनेशन के पहले ही दिन 40 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लग गई थी। इसके बाद अब तक 3 करोड़ 38 लाख बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। मतलब यह हुआ कि करीब 50% बच्चों को पहली वैक्सीन की डोज लग चुकी है। हमारे देश भारत में किशोरों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने का अभियान कई देशों के मुकाबले देरी से शुरू हुआ। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहां तो अब किशोरों को बूस्टर डोज दी जा रही है। यूके में आज से 16 और 17 वर्ष के करीब 40,000 किशोरों को बूस्टर डोज दी जाने लगी है। गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है कि 12 to 15 इयर्स के बच्चों को भी अब से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी मार्च में। ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेप है क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को, जितने ज़्यादा पॉपुलेशन को हम कवर करेंगे उतने ज़्यादा लोग जो हैं वो इस इन्फेक्शन से बचने में समर्थ होंगे। बच्चों की जो वैक्सीन है इसको लगाने से ना सिर्फ बच्चों को खतरनाक कोविड बीमारी से बचाव होता है, पर जनता के अंदर जो कोविड का, आम जनता के अंदर जो कोविड का कीटाणु फैल रहा है, ये उस वायरस को एक से दूसरे को फैलने में, ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत फायदा करता है। 12 से 14 साल वाले जो बच्चे हैं वो भी लगभग 7.5 करोड़ है इंडिया में। तो मार्च स्टार्टिंग से उनको वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। तो ये भी बहुत वेलकम स्टेप है क्योंकि जो हमारा इंडिया का पॉपुलेशन है, बच्चे काफी दे फॉर्म अ गुड नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, तो उनको भी वैक्सीनेट करने की बहुत आवश्यकता है और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है भारत सरकार ने। कोरोना महामारी को लेकर आप अब तक ये देखते आए हैं कि ये वायरस बहुत खतरनाक है, लोगों को बहुत बीमार बना देता है, उनकी जान भी ले लेता है। कोरोना महामारी के दौर में ऐसा समय भी आया जब इस वायरस ने लोगों से उनका रोजगार और गरीबों से उनकी मजदूरी भी छीन ली। कुल मिलाकर आज के दौर में ये वायरस यानी कि कोरोना संकट और दुखों का सबसे बड़ा कारण है। आप भी ऐसा मानते होंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के अमीर और पूंजीपति वर्ग के लिए कोरोना किसी वरदान से कम नहीं है। इस कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर के अमीरों का धन और व्यापार में अथाह वृद्धि और विस्तार हुआ। यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब अवश्य लगेगा कि कोरोना संकट ही नहीं, संपन्नता भी लाता है। यह वायरस यानी कि कोरोना से जुड़ा एक ऐसा सत्य है जो आपको मानना ही पड़ेगा। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 का पहला दिन है और इसी अवसर पर ऑक्सफैम इंडिया की तरफ से वार्षिक असमानता सर्वे जारी किया गया। इस असमानता सर्वे के अनुसार कोरोना काल में भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। मार्च 2020 से नवंबर 2021 के दौरान हमारे देश के अरबपतियों की संपत्ति करीब 23 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 56 लाख करोड़ रुपए हो गई। इनकी अमीरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे देश में टॉप 10 अमीरों के पास इतनी दौलत है कि वो देश के सभी स्कूलों, कॉलेजों को अगले 25 सालों तक चला सकते हैं। कोरोना काल में अमीरों की संपत्ति बढ़ने के साथ साथ अमीरों की संख्या भी बढ़ गई। इस कोरोना काल के दौरान हमारे देश में कुल अरबपति लोगों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई, यानी कि हमारे देश को 40 नए अरबपति मिल गए। अमीर बनने या अमीर होने में कोई बुराई बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका असर गरीबों की गरीबी बढ़ाने पर पड़ता है तो भयानक असमानता का जन्म होता है।
इस सर्वे के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान हमारे देश में 4 करोड़ 60 लाख लोग गरीबी के दायरे में आए। करीब 84% भारतीय परिवारों की आय कम हो गई। कोरोना के कारण असमानता इतनी बढ़ गई कि हमारे देश के सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की करीब 45% संपत्ति चली गई। अगर गरीबों की बात की जाए तो हमारे देश के 50% गरीब आबादी के पास सिर्फ 6% संपत्ति है। इस रिपोर्ट में अमीर गरीब के अंतर को इस तरह से समझाया गया है कि अगर भारत के टॉप 10% अमीर लोगों पर अगर 1% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया जाए तो उस पैसे से हमारे देश को करीब 18 लाख एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश के 98 अमीर परिवारों पर अगर सिर्फ 1% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया जाए तो उस पैसे से आयुष्मान भारत प्रोग्राम को अगले 7 सालों तक चलाया जा सकता है। आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि हमारे देश के अमीर पूंजीपतियों के पास कितनी संपत्ति है। इस आर्थिक असमानता की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के 142 अरबपतियों की कुल दौलत 53 लाख करोड़ रुपए है। देश के 98 अमीर लोगों पर 55.5 करोड़ गरीब लोगों के बराबर दौलत है। यह करीब 49 लाख करोड़ रुपए होती है। इन 98 परिवारों की कुल दौलत भारत सरकार के टोटल बजट का 41% है। और इतना ही नहीं, इस आर्थिक असमानता रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर भारत के टॉप 10 अमीर हर रोज $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च करें तो भी उनकी दौलत को खर्च करने में 84 साल लग जाएंगे। अगर हमारे देश के अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगाया जाए तो इससे 5 करोड़ 80 लाख रुपए कर इकट्ठा किए जा सकते हैं और इस पैसे से सरकार का हेल्थ बजट 271% तक बढ़ सकता है। इस सर्वे को देखकर आपके, हम में बहुत से लोगों के मन में निराशा के भाव आए। आपके मन में गरीबी अमीरी के बीच खड़ी इस विशाल और शक्तिशाली दीवार को तोड़ने की बात आई। आपके इन्हीं क्रांतिकारी विचारों का इस्तेमाल करके राजनीति में भाषण और बॉलीवुड में फिल्में तैयार की जाती हैं, लेकिन गरीबी वहीं की वहीं है, वहीं की वहीं खड़ी है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर। गरीबों की जो गरीबी बढ़ती है इसकी वजह यह भी है कि उन्हें जो उनके पास संपत्ति है वो संपत्ति खर्च की जाती है महामारी के दौरान, तो इसमें कोई पूंजी निवेश करने का प्रावधान उनके पास रहता नहीं है और उनकी रोजी चली जाती है और जो भी बचत होती है उसका भी खर्च किया जाता है। इसलिए गरीब और गरीब बनते हैं जबकि अमीर लोग और अमीर बन रहे हैं, क्योंकि शेयर बाजार में काफी सेंसेक्स के उछाल हम देख रहे हैं। और आइए अब हम आपको हमारे देश के राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के प्रमुख घोड़े विराट से मिलवाते हैं। आज विराट की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस घोड़े को प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के चार्जर के रूप में भारतीय सेना से विशेष सम्मान मिला। विराट को अपनी योग्यता और सेवाओं के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेंट कार्ड से सम्मानित किया गया। जिस तरह पशु हमारे स्नेह और दुलार के हकदार हैं, उसी तरह अपने कर्तव्य को पूरा करने और अनुशासन के सम्मान के भी हकदार हैं। आज विराट नाम के घोड़े ने इस बात को सही सिद्ध किया है। जिस तरह महाराणा प्रताप को अपने घोड़े चेतक पर पूरा भरोसा था, जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई का पवन घोड़ा उनका विश्वास पात्र था, उसी तरह आज के युग में विराट नाम के इस घोड़े पर सबका भरोसा है। ये कोई आम घोड़ा नहीं, बल्कि देश के राष्ट्रपति के अंगरक्षक परिवार में शामिल विराट नाम का घोड़ा है, जिसे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का चार्जर भी कहा जाता है। विराट के योगदान को आज सम्मान मिला है। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान राजपथ पर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की खास चर्चा होती है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति संसद भवन जाते हैं या फिर किसी राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति भवन में मौजूद होते हैं, उस दौरान प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड उनकी अगवानी करते हैं। और आज हम आपको एक प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में शामिल एक खास घोड़े से मिलवा रहे हैं जिसका नाम विराट है। करीब 13 सालों से ये
प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का हिस्सा है। और सबसे खास बात कि पहला मौका है जब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में शामिल इस घोड़े विराट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन यानी कि उनका प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय, उन्होंने सम्मानित किया है। विराट रीमाउंट ट्रेनिंग स्कूल हेमपुर से 2003 में राष्ट्रपति के अंगरक्षक परिवार में सम्मिलित हुआ था। ये एक होनोवेरियन नस्ल का घोड़ा है जो अपने नाम के अनुसार ही बहुत ही वरिष्ठ, अनुशासित और आकर्षक कदकाठी का घोड़ा है। शुरुआती दौर में विराट ने जंपिंग टीम का हिस्सा बनकर कई कीर्तिमान स्थापित किए। उसकी इन्हीं योग्यताओं और उम्दा गुणों से प्रभावित होकर उसे कमांडेंट चार्जर चुना गया। अब तक ये सम्मान रेजिमेंट में गिने चुने घोड़ों को ही प्राप्त हुआ है। शुरू में आते ही इसकी पहचान एक अलग सी थी, क्योंकि बाकी घोड़ों से ये अलग था, बिल्ड में भी, शेप में भी। और यूजुअली घोड़े, सारे घोड़े आपको सुंदर और एलिगेंट लगेंगे, लेकिन खास बात विराट की है इसके एक एटीट्यूड जो है वो एक अलग सा है। अपने आप को ये सोचता है कि जैसे ये बाकी घोड़ों में इनका लीडर हो, या एक पैक का एक लीडर है, और किंग सी इसकी पहचान है। कई बार ये हमें एहसास दिलाता है जैसे कि कौन इस पे राइडिंग करेगा ये डिसाइड करता है, ना कि हम डिसाइड करते हैं कि हम इस पे राइडिंग करेंगे। तो एक तो इसकी एटीट्यूड है, दूसरी इसकी टेम्परामेंट बहुत शांत प्रवृत्ति का है, बिल्कुल आराम से खड़ा रहता है। और यूजुअली अगर कोई डिस्ट्रैक्शन हो तो रिएक्ट तो करेगा क्योंकि घोड़ा है, लेकिन फिर अपने आप को तुरंत कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से परेड करने में काफ़ी सहूलियत होती है। कई घोड़े हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन विराट की खासियत रही लगातार 13 साल, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी इंजरी की वजह से या इसकी चोट लगने की वजह से कभी इसने परेड नहीं किया हो। तो ये एक इसकी खास बात है। दूसरी चीज़ है कि ये बिल्कुल इसकी जो टेम्परामेंट है वो बहुत बढ़िया है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है एक चार्जर घोड़े के लिए। बिसाइड्स कि उसके लुक्स, एलिगेंस, ब्यूटी, ये सब चीज़ें तो ज़रूरी होती है। विराट चार्जर के रूप में राष्ट्रपति के साथ पिछले 13 सालों से गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी और अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत समारोह में सम्मिलित हुआ है। विराट ने पूर्व राष्ट्रपति, जिसमें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अनुग्रह और गरिमा से सेरेमोनियल परेड्स पर एस्कॉर्ट किया है। इस विशेष घोड़े को ये गौरव प्राप्त है। आज अपनी इन्हीं सेवाओं और योग्यताओं की वजह से विराट को एक अलग पहचान और सम्मान मिला है। मंजीत नेगी, आज तक। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले फिर से 2.5 लाख को पार कर गए, लेकिन दिल्ली और मुंबई में ये केस काफी कम हुए हैं। ये राहत की बात है। देखते रहिए।